हो गया? हाँ हो गया। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू and welcome back to the session of current affairs. And in this session we will discuss some of the article of the Hindu newspaper that are important for our UPSC CSC examination. So without wasting time, coming to the session, first article is related to the Nobel Prize for Medicine. कल अनाउंस हुआ है ना, और वो प्राइज किस लिए मिला है मेडिसिन में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है ना, और उसी टी सेल्स पे इसका रिसर्च है। इन जिन लोगों को मिला है तीनों को टी सेल्स पे रिसर्च किया इन्होंने, है ना, और इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी टी सेल्स के बारे में, और अभी फिर से नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में टी सेल्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 लोगों का अवार्ड मिला है। कौन कौन है? ब्रुनको रैमसेल्स एंड साइमन साकागुची। ठीक है, 2 यूएसए के साइंटिस्ट हैं और एक जापान के। ठीक, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला है फॉर मेडिसिन। ओके, क्या किए हैं लोग? तो उनका रिसर्च क्या है? तो देयर रिसर्च बेस्ड ऑन ईच अदर। सबसे पहले साकागुची जो थे जापान के, वो 1990s से क्लेम कर रहे हैं कि जो पहले हम लोग जो थ्योरी मान रहे थे ना, वो थ्योरी 100% सही नहीं है। इसमें टी सेल्स, पहले हम लोग मानते थे कि टी सेल्स 2 टाइप का है, लेकिन इनका मानना था कि वहाँ पे तीसरा भी टी सेल्स है जो अभी तक पता नहीं चला है। उनका फाइंडिंग जो 1990 से चल रहा था, उन्हीं के फाइंडिंग पे बेसिस पे बाकी ये दोनों का रिसर्च है। ठीक है, और तीनों पे एक्यूमुलेट करके अभी जो फाइंडिंग आया उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? तो तीसरा जो फाइंडिंग हुआ है टी सेल्स का, उसका नाम है रेगुलेटरी टी सेल्स। तो दे आइडेंटिफाई रेगुलेटरी टी सेल्स व्हिच एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम सिक्योरिटी गार्ड। इम्यून सिस्टम से, हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले जान लो कि ये लोग सर्च क्या किए है ना, डिस्कवरी क्या हुआ है। तो रेगुलेटरी टी सेल्स का डिस्कवरी हुआ है, जो कि फंक्शन क्या कर रहा है? तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है इम्यून सिस्टम में। ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या है? हम बाहर से कोई भी पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और फाइंड आउट करके उसको, है ना, उसको मारने की कोशिश करता है। यही इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो 2 तरह के जो पहले इम्यून सिस्टम, मतलब टी सेल्स जो थे, वो क्या कर रहे थे कि एक टी सेल्स था जो सर्वेयर की तरह काम करता था, पूरे बॉडी में सर्वे करता था कहाँ कहाँ पे पैथोजन है, फिर वो डिटेक्ट करता था और एक मैसेज देता था दूसरे टी सेल्स को, और दूसरा टी सेल्स क्या करता था? उसको कॉम्बैक्ट करता था, मीन्स उसको पे अटैक करके उसको मारता था। लेकिन तीसरा टी सेल्स जो है, ये रेगुलेटरी टी सेल्स, ये इसका काम क्या है? तो उनका मानना है कि ये टी सेल्स जो है, जैसे हमारी बॉडी में जो पहले 2 टी सेल्स थे, वो क्या कर रहे थे? एक तो आइडेंटिफाई कर रहे थे, दूसरा उनको आइडेंटिफाई करके अटैक कर रहे थे। तो इनका मानना था कि क्या पता कि बाहर वाले जो पैथोजन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है सिर्फ उसी पे अटैक कर रहे हैं या इंटरनल सेल्स को भी अटैक कर रहे हैं, ऐसे उनको तो पता नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट कौन करेगा कि एक्सटर्नल पैथोजन है या इंटरनल बॉडी सेल है ना? और यदि इंटरनल बॉडी सेल पे अटैक होता है, इसका मतलब क्या है कि हम फिर से डिजीज होने का चांस बढ़ जाएगा, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज होने लगेगा अपना बॉडी में ही। तो वो डिफ्रेंशिएट करने का काम ये करता है रेगुलेटरी टी सेल्स। समझ में आया? रेगुलेटरी टी सेल्स का फंक्शन क्या है, इसलिए इसको बोला गया है इम्यून सिस्टम्स सिक्योरिटी गार्ड्स प्रिवेंटिंग इम्यून सेल्स फ्रॉम अटैकिंग द बॉडी ऑन टिश्यू। समझ गया? बॉडी गार्ड मतलब गार्ड की तरह काम कर रहा है और अपने ही टिश्यू पे अटैक ना हो उससे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? दिस वर्क है एस्टेब्लिश्ड ए न्यू फील्ड ऑफ रिसर्च इन इम्यून रेगुलेशन। ओके, तो बेसिस क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हम अब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं क्या है। द इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म दैट कॉम्बैट्स बैक्टीरिया, जो कि है ना एक्सटर्नल पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रोब्स अटेम्प्टिंग टू इन्वेड द बॉडी, है ना, और ये डेली बेसिस पे हर समय हो रहा है काम। और क्या कर रहा है? इट मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्मफुल इन्वेडर्स, जो बाहर से इन्वेड कर रहे हैं, एंड बॉडी ऑन सेल्स टू अवॉइड सेल्फ अटैक। समझ में आया? हमारे बॉडी का जो सेल है उस पर अटैक ना हो तो उसको अवॉइड करने की जरूरत है। एंड माइक्रोब्स कैन समटाइम्स मिमिक ह्यूमन सेल्स। कभी कभी कुछ जो एक्सटर्नल पैथोजेंस होते हैं वो ह्यूमन सेल्स को मिमिक करते हैं, मतलब कार्बन कॉपी होता है, तब भी उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है सो दैट हमारा ह्यूमन सेल जो है उस पर अटैक ना हो।
फेलियर इन दिस डिस्टिंक्शन, यदि ये डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता है तो क्या करता है, उसका कारण क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होंगे, ठीक, वेयर द बॉडी अटैक्स इट्स ऑन हेल्दी सेल। ओके, जैसे कि जब ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है बॉडी में, तो क्या होता है, दूसरे का ऑर्गन हमारे बॉडी में आता है, उस समय हमारा जो टी सेल्स है कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि बाहर का कोई क्या है, फॉरेन इन्वेडर है, ठीक है, तो फिर उस ट्रांसप्लांट ऑर्गन पे या सेल्स पे वो अटैक करना स्टार्ट करता है, ये इशू होता है। तो ये बोल रहा है कि इन ट्रांसप्लांट ऑर्गन, स्टेम्स और बोन मैरो जो भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, द इम्यून सिस्टम मे रिजेक्ट द न्यू सेल्स, हाईलाइटिंग द नीड टू अंडरस्टैंड द अटैक सिग्नल्स। ओके, तो की प्लेयर्स क्या था, हम पहले बताया कि पहले टी सेल दो तरह के थे, कौन कौन से थे, हेल्पर टी सेल जो क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉडी में, है ना, और वो सिग्नल दे रहे थे किसको, किलर टी सेल को, जो अटैक करते थे और वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो अब आते हैं टी सेल है क्या, बहुत देर से बात हो रहा है, रेगुलेटरी टी सेल्स, किलर टी सेल्स, है ना, तो टी सेल है क्या, तो टी सेल्स क्या है, एक्चुअली हमारा व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है, वही लिखा है, टी सेल्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ओके, हम लोग के बॉडी में दो तरह का सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी हम लोग पढ़े हैं, तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, दैट प्ले वाइटल रोल इन द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, इसलिए जब व्हाइट ब्लड सेल का मात्रा घटने लगता है तो हम लोग बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दे वर्क क्लोजली विद अदर इम्यून सेल्स सच एज माइक्रोफेगेस। माइक्रोफेजेस क्या है, ये भी व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। माइक्रोफेजेस एक्चुअली क्या करता है कि सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल पैथोजेंस को किल करता है माइक्रोफेजेस, ठीक है, लेकिन माइक्रोफेजेस क्या करता है कि ग्रुप में किल करता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। टी सेल्स क्या है, आइडेंटिफाई करता है ना, मीन्स टारगेटेड अटैक करता है। इसका मतलब क्या है, टी सेल्स माइक्रोफेजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक। तो ओके, तो स्पेसिफिसिटी क्या है एक्शन का, तो अनलाइक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अनलाइक माइक्रोफेजेस व्हिच कैन अटैक अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेडिंग सेल्स, बट ईच टी सेल इज designated to recognize करता है एंड कॉम्बैक्ट ओनली वन पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ वायरस और पैथोजन, है ना, मीन्स डेजिग्नेटेड अटैक मारता है, ठीक। और क्या बोल रहा है, दिस मीन्स एवरी टी सेल्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक टारगेट गिविंग द इम्यून सिस्टम प्रिसीजन, है ना, प्रिसाइज बनाता है इम्यून सिस्टम को। Although macrophages can attack many invaders, this does not make them stronger than T cells. Means T cells ज़्यादा stronger है macrophages से, okay? T cells are essential for targeted, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि टारगेटेड डिलीवरी है, मीन्स टारगेटेड अटैक होता है, कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, तो टारगेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स प्रोवाइड करता है। टाइप्स क्या है, तो पहले दो था, पहले देखो यहाँ डाला हुआ है, द बॉडी कंटेन्स मेनली टू काइंड्स ऑफ टी सेल, जो पहले हम लोग समझते थे, लेकिन इसके डिस्कवरी के बाद अब 3 हो गए। तो सबसे पहले हेल्पर टी सेल का काम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पेट्रोलिंग का काम करता है और सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है किसको, किलर टी सेल्स को। और किलर टी सेल्स क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है पैथोजेंस को खत्म करने का काम कर रहा है। रेगुलेटरी टी सेल्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका फंक्शन क्या है कि वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन पैथोजेंस एंड ह्यूमन बॉडी सेल्स का, है ना। चलो ये कर लिए हैं, तो अब दिस इज योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। करें, सॉल्व करें। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज मैरी ब्रुंको, रैमसेल एंड साइमन साकागुची वर अवार्डेड फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल, ये तो सही है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड इज रेगुलेटरी टी सेल्स आइडेंटिफाइड बाय द लॉरेट आर ए टाइप ऑफ टी सेल दैट सप्रेस इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सही है। थर्ड इज द इम्यून सिस्टम्स हेल्पर टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग वायरस, ये नहीं है, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कौन कर रहा था, किलर टी सेल्स, है ना, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 गलत
मीन्स 1 2 करेक्ट। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कोऑपरेशन। ओके, न्यूज में है तो अभी राजनाथ सिंह का अनाउंसमेंट है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू साइन ज्वाइंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन। ओके, तो है क्या, सबसे पहले अभी हम लोग मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं और खास करके डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिफेंस मशीनरी और डिफेंस क्या ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा हम लोग खरीदते थे, तो बाहर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंडिया में मेड इन इंडिया कैंपेन के थ्रू क्या है डिफेंस आर्टिकल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको क्या है ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडिया इज मेकिंग ए गुड अमाउंट ऑफ व्हाट डिफेंस आर्टिकल्स। ओके, तो इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया चाह रही है कि डिफेंस पैक्ट साइड हो इंडिया के साथ। तो रिकॉग्निशन क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया इज एक्नॉलेज्ड इंडिया ग्रोइंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक, और कैनबरा कहाँ है, कैनबरा यहाँ क्यों लिखो, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है इसलिए लिखा हुआ है। तो कैनबरा व्यूज इंडिया एज ए इमर्जिंग रिलायबल पार्टनर इन डिफेंस प्रोडक्शन सिग्नलिंग इंटरेस्ट इन डीपर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। ओके, और उसका कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए। तो उससे पहले क्या क्या हुआ है, मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या हुआ है, तो बोथ नेशंस आर डेवलपिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप। किस लिए, तो इनहेंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन कहाँ है, जो भी इंडियन ओशियन वाला है, पैसिफिक ओशियन से लेकर इधर है ना अफ्रीका तक। ओके, कोऑपरेशन इन नेवल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज वर्क इज ऑल्सो अंडरवे ऑन द न्यू ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जिसका बात अभी राजनाथ सिंह कर रहे थे। डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ फ्यूचर एंगेजमेंट एंड सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। हो क्या रहा है, इससे पहले हम लोग अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया यदि इंटरेस्टेड है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी से स्टार्ट हुआ है रिलेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बहुत पहले से चल रहा है। 2020 में क्या हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, एलिवेट किया था हम लोग के रिलेशन को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में का जो रिलेशन था उसको एलिवेट करके क्या गया था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और उसका भी 5 साल हो गया। ठीक, इसके बेसिस पे हमारा रिलेशन, इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन और क्लोज होता जा रहा है। वही इन 2020 बोथ नेशन एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेकिंग ए न्यू इरा ऑफ डीपेंड कोऑपरेशन ओवर दिस 5 years। और कोऑपरेशन कहाँ कहाँ बढ़ा है इन 5 सालों में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब एरिया में कोऑपरेशन बढ़ा है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और बोला डिफेंस एंड सिक्योरिटी नाउ स्टैंड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस रिलेशनशिप। रैपिड ग्रोथ इन डिफेंस एंगेजमेंट, तो रैपिड ग्रोथ हुआ है डिफेंस एंगेजमेंट में, कैसे कैसे, तो 2014 में हम लोग 14 ज्वाइंट एक्टिविटी करते थे, अभी बढ़ के कितना हो गया 33 इन 2024। इसका मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है। नेक्स्ट इज दिस ग्रोथ रिफ्लेक्ट अ सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट इन मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स क्या, कि मशीनरी या इक्विपमेंट को ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री शेयर कर सकती है ना, और ऑपरेट कर सकती है। एंड ऑपरेशनल कोऑपरेशन, बोथ साइड्स आर द सी द पार्टनरशिप इज द मीन्स टू बॉस्टर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और क्या हुआ है, ये तो था डिफेंस मीन्स आर्मी के बीच। एयरफोर्स के बीच क्या हुआ है, तो माइलस्टोन इन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कोऑपरेशन मीन्स यदि इंडियन आर्मी का प्लेन एयर में रिफ्यूल करना चाहती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगी, है ना, या तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी को रिफ्यूलिंग करना है एयर में तो इंडियन आर्मी हेल्प करेगी, इंडियन एयरफोर्स हेल्प करेगी, समझिए। तो द एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, इंडिया फर्स्ट सच एग्रीमेंट विद एनी फॉरेन पार्टनर, exemplifies the deepening interoperability and trust between the two air forces. Okay, so Australia has expressed strong support for India's defense manufacturing under आत्मनिर्भर भारत, है ना, जो कि हम लोग बोल रहे थे मेक इन इंडिया प्रोग्राम। एंड कैनबरा रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन विद इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रीज इन एरिया सच एज को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, मीन साथ में डेवलप करेंगे साथ में प्रोडक्शन। जैसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग रशिया और इंडिया के, है ना, कोलैबोरेशन के साथ इंडिया में प्रोड्यूस होता है।
डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हम लोग बहुत जगह ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को हेल्प कर रहा है, कहाँ, खास करके चाइना को काउंटर करने में। चाइना का ये इंक्रीज कर रहा है डोमेन इन इंडियन ओशियन, ओके, उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का हेल्प जरूरी है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप, स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्ट है क्वाड का, क्वाड ग्रुपिंग का। क्वाड में 4 कंट्री हैं, कौन कौन सा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो सब हम लोग इन सब जगह पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, अपने कोऑपरेशन को इनहेंस कर रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन। तो 2023 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच $30 बिलियन का ट्रेड रिलेशन था, जो कि एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि बाय 2023 में 30 बिलियन था, और एज्यूम कर रहे हैं कि बाय 2030 इट विल ग्रो अप टू $100 बिलियन, ओके। एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ECT हम लोग साइन किए हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, प्रोवाइड्स रिड्यूसिंग टैरिफ को रिड्यूस, मतलब ये एग्रीमेंट ही साइन हुआ था कि टैरिफ रिड्यूस हो सके, सो दैट कि हमारा और उसका दोनों का आर्टिकल जो भी हम लोग फॉरेन मार्केट में बेच रहे हैं उस पर कम क्या लगे, टैक्स लगे, ठीक है। इंडिया इज ए मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोल एंड क्या LNG, while ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स एंड IT सर्विसेज। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का पार्ट है, SCRI का पार्ट है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कौन, जापान, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एम्स टू डाइवर्सिफाई ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड इनकरेज फेयर एंड सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिस। और क्या है, क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। क्रिटिकल मिनरल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, और डिटेल में अभी किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप सपोर्ट्स इंडिया इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स। और क्यों, तो ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम है इन द वर्ल्ड, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट है। ये सब क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स है। और लिथियम अभी और ज़रूरत क्यों हो गया ज़्यादा, क्योंकि बैटरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, है ना। तो जब बैटरी पे फोकस करेंगे तो वो लिथियम से बनता है, तो लिथियम का डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट इज ग्रोइंग, ओके। और क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इसके कारण क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन वाइटल हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन। तो जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ इंडिया फोकस कर रहा है ना, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमारा हेल्प कर रहा है। किस तरह से, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया है, ताकि हम लोग वहाँ से, जैसे LNG हम लोग इंपोर्ट कर रहे हो, क्या है, ग्रीन एनर्जी का एक सोर्स है ना। एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स, ये भी ग्रीन एनर्जी का पार्ट है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाला, है ना। और डिफेंस जो डील्स था, है ना, आर्मी के बीच में जो था, वो दोनों हम लोग और ज्वाइंट एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। तो 3 एक्सरसाइज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों अलग अलग एक्सरसाइज करती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो आर्मी जो कर रही है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेहिंद, एंड नेवी जो कर रही है ऑसिंडेक्स, एंड पिच ब्लैक एयरफोर्स का है, ठीक। बोथ कंट्री वर्क टुगेदर टू एड्रेस ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सेफ्टी एंड काउंटर टेररिज्म। ये सब क्या है, दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को इससे कॉम्बैट करने के लिए। रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, तो ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो सेम चीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट्स इंडिया कैंडिडेचर फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इज बोथ नेशन कोलैबोरेट इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक G20, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड ईस्ट एशिया समिट। सब जगह कोलैबोरेशन चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहाँ जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ पे। पीपल टू पीपल टाइज, इंडिया से बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, है ना। तो इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्किल्ड माइग्रेंट्स एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ज़्यादा फैसिलिटी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन क्या है, इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑन कोऑपरेशन, जैसे क्या ऑस्ट्रेलिया हेल्प कर रहा है कोकोस आइलैंड में टू सपोर्ट इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। हम लोग का टारगेट है स्पेस फ्लाइट का कब, 2028 में शायद, है ना।
या 2035 तक हम अपने को चांद तक जाना है, इस तरह का टारगेट है। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च इन स्पेस, क्लाइमेट साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी सब में एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज हेल्पिंग इंडिया। लेकिन इशू क्या है, इशू क्या है, चैलेंजेज है कुछ में। तो इशू इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, तो कुछ चैलेंज है, क्या क्या चैलेंज है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा था, लेकिन अभी बहुत डिले है ना। ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंक्रीज करेगा। तो नेगोशिएशन रिमेन प्रोलॉन्ग। नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, तो अभी तुम लोग खैर नहीं पढ़े हो। टैरिफ बैरियर होता है कि जैसे किसी भी आर्टिकल पर टैरिफ लगाया, मीन्स टैक्स लगाया, वो टैरिफ बैरियर है। मीन्स जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इंक्रीज कर दिया इंडियन आर्टिकल्स पे 50%, ये टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है कि डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज नहीं करके कुछ और मेजर्स लिए हैं ताकि आपका आर्टिकल इंटरनेशनल मार्केट में या वहाँ के मार्केट में क्या कम्पिटिटिव ना रहे, है ना, कॉस्टली हो जाए। तो जैसे सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स क्या है, WTO का ये है एग्रीमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट है। उसमें क्या होता है, सैनिटरी मीन्स क्या, आपका जो आर्टिकल्स है हमारे मार्केट में वो सैनिटरी मेजर्स को परफॉर्म करे, मीन्स साफ सुथरा हो, उसके कारण कोई डिजीज ना हो, है ना। फाइटो सैनिटरी मीन्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स, है ना, प्लांट्स का कोई प्लांट्स के थ्रू बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, वो उसको भी सैनिटरी मेजर्स लेना पड़ेगा। या तो हम सैनिटरी मेजर्स अक्सर कहाँ होगा, मान के चलो एनिमल्स प्रोड्यूस है कुछ भी तो खराब हो जाता है ना, तो आप वो अधिक खराब हुआ है, इसका मतलब सैनिटरी मेजर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से यदि हम मेजर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। हाँ, मतलब कोई भी कंट्री, इंडिया भी कभी कभी लगाती है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एज सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट इंडिया एक्सपोर्ट, ओके। एंड फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग रेगुलेशन ऑस्ट्रेलिया में चलता रहता है क्योंकि इंडिया का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ता होता है, तो किसी भी कंट्री का मार्केट में वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाता है, उसको रोकने के लिए ये लोग बैरियर लगाते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। नेक्स्ट इज राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज, जैसे खालिस्तानी एलिमेंट ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले एक्टिव था। तो द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ खालिस्तानी एलिमेंट इन ऑस्ट्रेलिया हैज रेज्ड कंसर्न फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड इंसिडेंट लाइक वेंडलिज्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ऑस्ट्रेलिया में सब हो रहा था, ठीक है। तो ये दोनों इशू जो है दो कंट्री के बीच में स्ट्रेन क्रिएट कर रहा था। नेक्स्ट इज स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2014 में न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन हुआ था, बट अभी तक उस कोऑपरेशन के थ्रू कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है ना। मीन्स हमें जो इंपोर्ट करना था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया को जो भेजना था हमें न्यूक्लियर मतलब खास करके यूरेनियम, वो अभी तक इंडिया में नहीं आया है, ठीक है। तो बोला डिस्पाइट साइनिंग 2014 एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। देयर हैव बीन नो कमर्शियल सेल्स ऑफ यूरेनियम टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमर्शियल सेल्स नहीं हुआ अभी तक। और वीजा एंड एजुकेशनल इशूज, तो ऑस्ट्रेलिया ने वीजा पे क्या टैक्स लगा के हाइक कर दिया 125%, जैसे अभी यूएसए ने किया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया 125% हाइक इन वीजा फी पोजेज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडियन स्टूडेंट्स, जो भी वहाँ जा रहा था उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। स्ट्रीमलाइनिंग वीजा प्रोसेस इज एसेंशियल टू सस्टेन एजुकेशनल एंड कल्चरल लिंकेज। वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले जो इशू था उसको रिजोल्व कीजिए। तो सबसे पहले जो सेसा और ECTA साइन करना था उसको क्या है, उसको थोड़ा फास्ट कीजिए, है ना, जो स्लो हो रहा था उसको फास्ट करने की जरूरत है। इनकरेज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो इनहेंस कोलैबोरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब और अभी तो जो कोलैबोरेशन चल रहा है उसको और इनहेंस करने की जरूरत है। रीजनल एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, तो जो भी रीजनल प्लेटफॉर्म है जैसे आसियान, है ना, आसियान, पैसिफिक आइलैंड फोरम, जितना भी रीजनल प्लेटफॉर्म, जैसे अभी ऊपर में दिया हुआ था कि G20 ये जो फोरम है ना, अर्थ समिट, ईस्ट एशिया समिट, ये सब पे हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन और जितना भी रीजनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे और कोलैबोरेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन स्मॉल आइलैंड नेशन, स्मॉल आइलैंड नेशन कौन से हैं, वैसे छोटे छोटे नेशन जो इंडोनेशिया बड़े हैं, और स्मॉल आइलैंड नेशन जैसे सिसिल्स, श्रीलंका, है ना, फिलीपींस भी थोड़ा बड़ा है,
और जैसे सिसिल सबसे छोटा है, मालदीव छोटा है ना, ये सब छोटा छोटा है, द्वीप है। तो उसके लिए स्मॉल आइलैंड नेशन टू प्रमोट रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर। इंडो पैसिफिक मतलब जो चाइना का डोमिनेशन है उसको कम करने की कोशिश की जाए, इसके लिए बात कर रहा है। एड्रेसिंग एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म इस हुआ जैसे अभी काउंटर टेररिज्म की बात चल रहा था, या तो जो खालिस्तानी मूवमेंट था वो सबको एड्रेस करने की जरूरत है। तो एस्टेब्लिश ज्वाइंट मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म टू कर्ब एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी। सो एंड प्रमोट कम्युनिटी लेवल डायलॉग टू स्ट्रेंथन डायस्पोरा हार्मोनी। ओके, तो ये था आपका आर्टिकल और दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करें? सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर CSP वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2020। हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप को एलिवेट करने के लिए CSP साइन किया गया था, तो ये सही है। द एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट इज इंडिया फर्स्ट सच एग्रीमेंट विद फॉरेन पार्टनर, ये भी सही है ना। थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, सही है, यहाँ तक तो सही है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, लेकिन कोबाल्ट का नहीं है, कोबाल्ट का सेकंड लार्जेस्ट है ना, इसलिए गलत हो जाता है। क्रिटिकल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऑप्शन 3 बिकम्स रॉन्ग। क्या है? एंड कोलैबोरेटिव विद इंडिया थ्रू द क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। नहीं, साइन नहीं, वो बोला क्रिटिकल है, मतलब ये जो लिथियम और कोबाल्ट जो है, जो भी अर्थ रेयर अर्थ मेटल है, वो हमारे इंडियन पार्टनर इसके लिए क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए क्या है, क्रिटिकल है। लेकिन ये तो यही गलत हो गया ना, ऑप्शन यही गलत हो गया, तो 3 बिकम्स रॉन्ग, इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू डेलिब्रेशन कंटिन्यू ऑन प्रपोज न्यूक्लियर बिल। न्यूक्लियर बिल क्या है? तो सबसे पहले जो भी क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, उसको ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, या तो कोई भी मतलब जो कंपनी है, PSUs है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी तक इंडिया में नहीं है। तो ये बिल बात कर रहा है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करने के लिए, है ना। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट या क्लीन एनर्जी को इनकरेज करने के लिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ये बिल क्या कर रहा है, पास किया जा रहा है, मतलब ये बिल अमेंड, मतलब ये बिल लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी पे ये पूरा आर्टिकल है। बैकग्राउंड क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग डेलिब्रेशन ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेजिस्लेशन टू परमिट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट कराने के लिए ये सब सारा काम हो रहा है। द प्रपोज्ड लॉ इज बीइंग रिव्यूड बाय इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट एंड लॉ मिनिस्ट्री। प्रेजेंट फ्रेमवर्क क्या है? तो हम लोग पहले बताए कि प्रेजेंटली इंडिया में सिर्फ कुछ ही PSU हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इंडियन गवर्नमेंट का एजेंसी है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो कौन कौन है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी, एंड अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, दैट इज अश्विनी। ये तीनों जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में और उसको ऑपरेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंडिया, ओके। लेकिन अभी तक ये तीनों क्या है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। प्रपोज लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या है? तो इन 2025 यूनियन बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बोली थी कि हम इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2 एक्ट को चेंज करने की जरूरत है। कौन कौन सा? तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये दोनों एक्ट को चेंज करने की जरूरत है। द अमेंडमेंट एम टू अलाउ प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनी टू पार्टनर इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिल्ड भी कर सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक।
एंड फैसिलिटेट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, ठीक, इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर होगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा, बाहर से टेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है, और इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को क्या स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द गवर्नमेंट एम टू अलाइन इंडिया न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम विद इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक द कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। ये क्यों बात कर रहा है, तो हम लोग अभी सबसे तुरंत ऊपर में देखे हैं कि सब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी एटॉमिक एनर्जी एक्ट को और CLND एक्ट को। CLND एक्ट क्या बात कर रहा है, लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज, मीन्स यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं हमारे एरिया में खुलता है और उसके कारण कोई डैमेज होता है तो उसका लायबिलिटी किसके ऊपर जाएगा, कौन अकाउंटेबल होगा और किसको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये कंपनसेशन वाला जो फॉर्मूला है वो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, इंटरनेशनल एक सिस्टम बना हुआ है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। समझ में आया? ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये CSC है क्या, तो आया था 1997 में एंड इंटर इनटू फोर्स इन 2015। क्या करती है, वही कंपनसेशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो न्यूक्लियर डैमेज के कारण प्रभावित हो गए हैं। क्लियर? और क्या है की एस्पेक्ट्स अंडर डेलिब्रेशन इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। यदि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं तो उसका उस वेस्ट का, उससे जो वेस्ट निकलेगा न्यूक्लियर वेस्ट, उसका सेफ डिस्पोजल कैसे होगा, इस पर डेलिब्रेशन हो रहा है ये बिल पास करने से पहले। और क्लेरिफाइंग हु बियर्स अकाउंटेबिलिटी, अभी हमने जिसे डिस्कस किया कि यदि कुछ डैमेज होता है तो अकाउंटेबल किसको किया जाएगा, गवर्नमेंट को किया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर को किया जाएगा, है ना। अभी क्या है, अभी कुछ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड डैमेज होता है तो कौन अकाउंटेबल होगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसी काम कर रही है। लेकिन यदि प्राइवेट एजेंसी उसमें आती है और वो पार्टनरशिप पे काम करती है विद गवर्नमेंट, तो फिर किसको अकाउंटेबल किया जाएगा, प्राइवेट को या गवर्नमेंट को, इस पर बात हो रहा है। फ्रेमिंग पॉलिसी ऑन रीप्रोसेसिंग स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, स्पेंट हो गया है, उसको रीप्रोसेस कैसे किया जाएगा उस पर डेलिब्रेशन है। और अलाउइंग प्राइवेट R&D इन कोर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, चलिए स्ट्रेटजिक गोल्स एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो ये सब हो क्यों रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर को, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है जिसको फुलफिल करना है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, हम लोग अभी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पेरिस एग्रीमेंट का बात होगा जिसमें कुछ हम लोग टारगेट रखे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, है ना, उस टारगेट को फुलफिल करना। सारी कंट्री रखी है, हम लोग का भी कुछ टारगेट है। तो टारगेट क्या है, तो सबसे पहले टारगेट रखा है कि अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि है ना बाय 2047 एक कितना है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अचीव करें। अभी क्या है, बहुत कम है, लगभग 10 या 12 गीगावाट तक हम लोग अचीव कर पाए हैं, लेकिन हमको 100 गीगावाट तक पहुंचना है। ठीक, नेक्स्ट सपोर्ट इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन गोल अंडर नेट जीरो एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिशन। हम लोग का एक मिशन है कि नेट जीरो अचीव करेंगे बाय 2070, है ना। नेट जीरो एमिशन कहाँ कब तक अचीव करना है, 2070 तक। नेट जीरो एमिशन मीन्स क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम लोग बंद कर देंगे, नहीं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, है ना, उतना ही हम लोग क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, मीन्स उसको मतलब बैलेंस करेंगे, जितना एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे उतना ही बैलेंस करेंगे दूसरे सोर्सेस से, जैसे फॉरेस्टेशन से, है ना, फॉरेस्ट लगा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि नेट इमिशन जो है वो जीरो हो जाए। ठीक, तो उसका टारगेट है 2070, इसको अचीव करना है। नेक्स्ट इज अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। मतलब अभी जितना भी कैपेसिटी है इंडिया में, जितना भी एनर्जी जनरेट हो रहा है, उस सारे कैपेसिटी का 500 गीगावाट जो है एनर्जी जनरेट होगा, किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से। मीन्स अभी फॉसिल फ्यूल से हम लोग ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इंश्योरिंग 50% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट थ्रू रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी। जितना भी इंडिया में एनर्जी जनरेट हो रहा है उसका 50% किससे होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी से या क्लीन एनर्जी से। तो ये सबको मीट करने के लिए हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट का जरूरत है। ठीक, द प्लान इन्विजन्स ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन थ्रू पार्टनरशिप्स इन
डिजाइन, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर यदि आएगा तो डिजाइन है ना, मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, छोटा छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसको डिजाइन करने में हेल्प मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाएगी, है ना, अभी सारा कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ता है, ठीक। एंड ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि छोटा छोटा स्मॉल रिएक्टर हो, बड़ा रिएक्टर नहीं हो, और उसकी संख्या ज़्यादा हो, ताकि क्या उसका अवेबिलिटी रीजनल मतलब है ना, रीजनल हो सके, है ना, हर एरिया में लोकेलिटी में मिले। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले न्यूज में था कि बिहार में नवादा में स्मॉल रिएक्टर लगने का प्रस्ताव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस की थी, है ना, नवादा में। तो ये क्या था, भारत स्मॉल रिएक्टर ही का पार्ट है वो, नवादा में जो लगेगा। तो इंडिया इज फोकसिंग ऑन डेवलपिंग भारत स्मॉल रिएक्टर। टारगेट क्या है, 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसको बनाना है, ठीक। तो दीज आर बीइंग अपग्रेडेड एंड मॉड्यूलराइज्ड टू रिड्यूस लैंड रिक्वायरमेंट। अब छोटा छोटा रिएक्टर है, क्या हुआ, लैंड रिक्वायरमेंट कम रहेगा। नेक्स्ट इज इनेबल डिप्लॉयमेंट नियर इंडस्ट्रियल जोन, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं उसको, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, यदि छोटा छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर रहेगा तो। और उसका डिप्लॉयमेंट से क्या होगा, हम इंडस्ट्री को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। स्टील, एल्यूमिनियम एंड मेटल सेक्टर, जो भी इंडस्ट्री है उसको कैप्टिव पावर यूनिट के तरफ से पावर जनरेशन किया जा सके और उसको प्रोवाइड किया जा सके। दिस मूव सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। जैसा कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि 2070 तक हम लोग का टारगेट क्या है, नेट जीरो एमिशन का। तो उसके लिए डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। डीकार्बोनाइज मीन्स क्या, कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा। और कार्बन एमिशन कम कब कैसे होगा, जब उसको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उसको कौन सा एनर्जी मिलता है, दो तरह का, हाइड्रो पावर मिलता है या तो थर्मल पावर मिलता है ना। तो इन दोनों को यदि रिप्लेस करें क्लीन एनर्जी मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो क्या होगा, डीकार्बोनाइज होगा, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उस पर फोकस करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और क्या करेगी, तो प्राइवेट एंटिटीज टू प्रोवाइड लैंड एंड वाटर एक्सेस, प्राइवेट सेक्टर को लैंड मिल जाएगा। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा भी वो लगाएगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब एनपीसीआईएल क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, रिएक्टर डिजाइन करेगी, क्वालिटी कंट्रोल करेगी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेगी, ठीक। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन देयर इज ए क्वेश्चन। आप तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। हो गया, करें डायरेक्ट 3 पे आओ। ये जो 440 है ये गलत है, ये क्या है 220 मेगावाट। तो जैसे 3 पे आओगे मीन्स ऑप्शन 3 गलत हो जाता है और ऑप्शन 2 पे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बचता है हमारे पास। इसका मतलब ऑप्शन 1 तो 100% सही है ना, ये एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है 100% सही है, तो ऑप्शन 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 2 को पढ़ेंगे। क्या है, द प्रोपोज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिएक्टर डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशन टू द एनपीसीएल। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। वाइल प्राइवेट एंटिटी प्रोवाइड लैंड वाटर एक्सेस एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन्स ऑप्शन 2 सही है। तो जैसे ऑप्शन 2 सही है मीन्स 1 और 2 सही हो जाता है, ठीक। चलिए, मार्शलैंड ट्रैप, नेक्स्ट आर्टिकल इज मार्शलैंड ट्रैप। मार्शलैंड क्या होता है, मार्शलैंड हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी में। मार्शलैंड वैसा एरिया है जो हर समय पानी से डूबा हुआ है, छिछला पानी से डूबा हुआ, मीन्स उसको बोलते हैं क्या, और दलदल ना, है ना, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हो, दलदल बोलते हो, जो हर समय पानी से डूबा हुआ लेकिन ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक, उसको बोलते हैं मार्शलैंड। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये मार्शलैंड बात कर रहा है तुम्हारा सर क्रीक के बारे में। सर क्रीक क्या है, हाँ, गुजरात में हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको हम लोग देखें कि सर क्रीक है क्या, बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है और अभी क्या इशू हुआ था जिसके कारण न्यूज में। तो सबसे पहले
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है जिसके कारण न्यूज में आ गया। तो राजनाथ सिंह क्या बोले, रिसेंटली वार्नड पाकिस्तान अगेंस्ट एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म इन सर क्रीक रीजन फॉलोइंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ हैवी पाकिस्तानी मिलिट्री एक्टिविटी नियर द एरिया। एक्चुअली इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया था कि पाकिस्तानी मिलिट्री एक्टिविटी चल रहा है उस एरिया में और हैवी एक्टिविटी है ना मिलिट्री का। तो ये फियर है कि यदि एक्टिविटी चल रहा है मीन्स मिलिट्री एडवेंचरिज्म होगा कुछ, है ना, मतलब कुछ एक्शन लेगी पाकिस्तानी मिलिट्री। तो इससे पहले कोई एक्शन ले उसको वार्न किया गया है कि किसी तरह का भी होगा, है ना, इस तरह का एक्शन तो एक्शन लिया जाएगा। इसके कारण ये न्यूज में आ गया सर क्रीक। हिज स्टेटमेंट दैट ए रूट टू कराची पासेस थ्रू सर क्रीक। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक तरह से धमकी दिया है कि यदि आप सर क्रीक पे आएंगे तो हम कराची तक पहुंचाएंगे। ठीक है, एक तरह से डायरेक्ट धमकी है। तो वो सब खत्म करते हैं, सीधे आते हैं इशू क्या है, सर क्रीक है क्या। तो सबसे पहले सर क्रीक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर क्रीक इज अ 96 किलोमीटर लॉन्ग लार्जली अनइनहेबिटेड मार्शलैंड लाइज बिटवीन द रन ऑफ कच्छ एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक, मतलब मार्शलैंड है, दलदल है, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। ठीक, हिस्टोरिकली द क्रीक वाज नोन एज बैन गंगा। पहले उसको बैन गंगा के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आया यहाँ पे तो ब्रिटिश ऑफिशियल के नाम से उसको बोला गया सर क्रीक। ठीक, तो रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है वो रीजन सर क्रीक वाला, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पे एक तो आर्द्र भूमि है, मतलब दलदल है, तो एक नेटवर्क ऑफ टाइडल वाटरवेज, मड फ्लैट्स एंड क्रीक्स। दूसरा, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग टाइडल पैटर्न्स मेकिंग नेविगेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है टाइडल पैटर्न, तो नेविगेट नहीं कर सकते वहाँ। दूसरा, नेविगेशन के लिए डेप्थ चाहिए वाटर का, हम लोग पढ़े थे। तो जब डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है तो नेविगेशन नहीं, मतलब ये शिप का नेविगेशन नहीं हो सकता है। अब्सेंस ऑफ रोड्स, है ना, सिविलियन सेटलमेंट, ऑलरेडी दलदल रीजन है तो वहाँ पे रोड तो नहीं हो सकता है ना। चैलेंजिंग टेरेन विच मेक्स लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन नियरली इम्पॉसिबल। इट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली फ्लड इन द मानसून सीजन एंड द एरिया इज इकोलॉजिकली डाइवर्स। ये रीजन इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली डाइवर्स है किस लिए, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश करता है। ठीक, तो सबसे पहले मैप में देखते हैं है कहाँ। तो ये है गुजरात, गुजरात है, ये हम लोग देख, यहाँ पे क्या है, ये क्या था, गल्फ ऑफ, ये वाला रीजन खंबात, और ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है। तो गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर वाला यहाँ वाला जो रीजन है वहाँ पे कहीं क्या है, क्रीक है, सर क्रीक है, और यहाँ यहीं पे हमारा बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान हो जाता है। तो इसी को जूम करके, जूम इन करो तो इस तरह का कुछ रीजन है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से ये देखो, ये बीच में जो वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं सर क्रीक। ठीक, उसमें नहीं दिखेगा, जूम आउट करोगे तब दिखेगा, जूम इन करोगे तब दिखेगा। तो ये जो वाटर बॉडी अंदर की ओर जा रहा है, मीन्स लैंड की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं सर क्रीक। ठीक, पाकिस्तान क्या बोलती है, पाकिस्तान का कहना है कि जो एक ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है और ग्रीन लाइन के इस साइड, मतलब वेस्ट साइड जो भी एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल में है। मतलब ये जो वाटर बॉडी भी पाकिस्तान, हाँ, इसका मतलब कि पूरा वाटर बॉडी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का ये क्लेम है। इंडिया का कहना है कि नहीं, ये जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन लाइन किधर है, वाटर बॉडी के ईस्टर्न एंड पे, मतलब लैंड से शुरू होता है ना, लैंड से सटा हुआ। मान लो ये पूरा वाटर बॉडी है, ये पूरा वाटर बॉडी है, तो यहाँ से उसने काउंट किया है ग्रीन लाइन। ठीक है, इंडिया का कहना है कि नहीं, ये पूरा वाटर बॉडी के बीच से जो थालवेग जाता है, थालवेग हम लोग अभी सीखेंगे थालवेग है क्या, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीच से जो थालवेग जा रहा है वहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होता है। तो थालवेग के ईस्टर्न साइड इंडिया का लैंड है, मतलब इंडिया का क्लेम है, और वेस्टर्न साइड पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कहना है इंडिया का। ठीक, तो ये मतलब रेड लाइन जो है इंडिया डिसाइड कर, इंडिया बोलती है कि रेड लाइन के हिसाब से बाउंड्री होना चाहिए, और पाकिस्तान बोलती है ग्रीन लाइन के हिसाब से बाउंड्री होना चाहिए। समझ में आया, ये क्लियर हो गया सर क्रीक कहाँ है और इशू क्या है। चलो, तो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया क्या कह रहा है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी इंडिया की तरफ से, वहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको गाइड करता है, फिर इंडियन आर्मी गार्ड करता है, इंडियन कोस्टल गार्ड कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स, मतलब चारों जो है इस एरिया को गार्ड कर रहा है।
और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों इंडिया के लिए, स्ट्रेटजिक क्यों है? तो सबसे पहले स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है ना, ये जो है इसका लोकेशन जो है स्ट्रेटजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 बड़े बड़े पोर्ट हैं, कांडला पोर्ट, ये सब पोर्ट इधर ही है। और दूसरा स्ट्रेटजिक लोकेशन है क्योंकि यहीं पे ये सिंध रीजन में यहाँ पे कराची है, ठीक है, तो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे। यहाँ से हम निगरानी रख सकते हैं पाकिस्तान के कराची एरिया पर भी, और इंडिया को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बोल रहा, और दूसरा क्या है कि क्योंकि क्रीक वाला रीजन है, तो हम लोग को पता है कि जहाँ पे वाटर फ्लो होता है, खास करके सी वाटर, वहाँ पे चांसेस रहता है ऑयल और गैस रिजर्व का, है ना। तो बोल रहा है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल है वहाँ पे। नेक्स्ट इज फिशिंग राइट्स है, वाटरफॉल लोकल कम्युनिटी के लिए वाइटल है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वाइटल है। प्रोक्सीमेटी टू मेजर इंडियन पोर्ट्स जैसे मुंड्रा एंड कांडला, ठीक है, पोर्ट वहाँ पे सटा हुआ है। डिस्प्यूट क्या है? तो सर क्रिक डिस्प्यूट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द डिमार्केशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री, ओके, प्राइमरली कंसर्न ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द सर क्रिक एस्चुरी विच हैज इम्प्लीकेशन ऑफ मैरीटाइम राइट्स। ये सब इशू चल रहा है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो हिस्टोरिकली कब से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है? तो अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब 1914 के 10 और 12 के आसपास, जो कच्छ के जो ये थे किंग थे और सिंध के किंग थे, इन दोनों के बीच में पहले डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिस्प्यूट डेट्स बैक टू अर्ली 20th सेंचुरी ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा। द कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटेड ओवर द ओनरशिप ऑफ फायरवुड पाइल। फायरवुड पाइल मीन्स जलाने के लिए जो लकड़ी वहाँ से निकालते हैं, उसके लिए पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ ये झगड़ा, है ना। और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते बाउंड्री डिस्प्यूट पे आ गया। डिस्प्यूटेड बिटवीन द रूलर्स ऑफ कच्छ, है ना, वहाँ का जो कि राजा था वहाँ, उसके बीच, एंड सिंध का जो रूलर था उसके बीच ये डिस्प्यूट हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन किया 1914 में, और लेकर आया बॉम्बे गवर्नमेंट रेजुलेशन प्लान विच लेटर बिकम द बेसिस फॉर करंट बाउंड्री क्लेम्स। लेकिन इसमें उसने क्लियर नहीं किया। तो इशू क्या था 1940 रेजोल्यूशन में? बोला क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये हम लोग देखते हैं। तो इट डिमार्केटेड द बाउंड्री एट द वेस्टर्न एंड द एंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ इंक्लूडिंग एरिया सराउंडिंग सरकरी। मतलब क्लियर डिमार्केशन नहीं किया, सीधे बोल दिया कि सरकरी का सराउंडिंग वाला जो एरिया है वेस्टर्न पार्ट को जाता है, ठीक। द रेजोल्यूशन एक्नॉलेज्ड दैट द रन इज अ मार्शलैंड एंड डिस्क्राइब्ड द बाउंड्री एज कॉन्टरमिनस। कॉन्टरमिनस मीन्स कि दोनों के लिए बाउंड्री के लिए काम, बाउंड्री की तरह काम करेगा वाला एरिया, है ना, सिंध के लिए भी और कच्छ के लिए भी। तो बोल रहा है मीनिंग शेयर्ड बिटवीन द सिंध एंड कच्छ। सीधे बोल दिया कि ये जो पूरा एरिया बाउंड्री की तरह काम करेगा। एम्बिग्यूटीज एग्जिस्टेड इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिया नहीं था उस समय, है ना, तो जिसके कारण एम्बिग्यूटी था, दोनों के बीच अभी भी रिजोल्व नहीं हुआ था क्वेश्चन। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजोल्यूशन विच लेटर बिकम ए सोर्स ऑफ डिस्प्यूट। और ये धीरे धीरे डिस्प्यूट में कन्वर्ट होता गया। पाकिस्तान का स्टेंस क्या है? वो बोलता है कि 1940 रेजोल्यूशन टू क्लेम द सर क्रिक बिलोंग टू इंटायर सिंध, है ना। उसका कहना है कि पूरा सर क्रिक जो है सिंध प्रोविंस को बिलोंग करता है, और सिंध प्रोविंस चूंकि अभी पाकिस्तान में है, दैट इज इट इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया का कहना है कि इंडिया रेफर करता है बाद वाला रेजोल्यूशन। 1925 में एक रिवीजन रेजोल्यूशन आया था, और सर्वे ऑफ इंडिया का मैप शोइंग द मिड लाइन ऑफ द क्रिक एज द बाउंड्री, ठीक। उसके बाद क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद? तो 1965 में वार हुआ, इंडो पाक वार, हम लोग पढ़े। वार होने के बाद क्या हुआ कि मीटिंग हुआ इसको रिजोल्व करने का, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का। तो एन इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल वाज एस्टेब्लिश इन 1968 टू रिजोल्व द ब्रॉडर रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट। उसमें क्या बोला, एक्चुअली 1965 वाला वार के बाद पाकिस्तान का कहना, वही उस समय से बोल रहा है कि हमारा पूरा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में आना चाहिए, सिंध, क्योंकि सिंध प्रोविंस का पार्ट है। लेकिन जो ये ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ, ट्रिब्यूनल का कहना था कि नहीं, 90% ऑफ कच्छ एरिया बिलोंग्स टू इंडिया, ओके। तो 90% ऑफ द रन ऑफ कच्छ वाज अवार्डेड टू इंडिया, बट सर क्रिक को एक्सक्लूड कर दिया। उस समय भी डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ, बट द सर क्रिक एरिया वाज एक्सक्लूडेड लिविंग द डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड। उस समय भी रिजोल्व नहीं हो पाया। पाकिस्तान का पोजीशन क्या? पाकिस्तान क्या बोलता है? तो पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान क्लेम दैट द इंटायर क्रिक बिलोंग टू पाकिस्तान, एंड आर्गुमेंट क्या है कि सर क्रिक इज अ नॉन नेविगेबल सो दैट थालबेग प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई। इंडिया का मानना है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है
उसको रिजॉल्व करने का एक थालवेक प्रिंसिपल से बाउंड्री बनाया जाए। थालवेक प्रिंसिपल क्या है हम लोग देखेंगे अभी। तो इंडिया का क्लेम है कि उस बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बाउंड्री क्रिएट करना पड़ेगा थालवेक प्रिंसिपल को फॉलो करके। लेकिन थालवेक प्रिंसिपल फॉलो होता है वहाँ पे जहाँ पे वाटर बॉडी है, जैसे रिवर है, जैसे गंगा नदी के, मान लो कि गंगा नदी के इस साइड जैसे बिहार में है ना, पटना है और उस साइड सारण है, इन दोनों के बीच यदि बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो क्या बोलेगा, गंगा के बीचों बीच है ना, बीच से उस साइड सारण का पार्ट होगा और बीच से इस साइड मतलब आधा गंगा पटना का पार्ट होगा, आधा गंगा सारण का पार्ट होगा, उसको बोलते हैं थालवेक प्रिंसिपल। उसमें थोड़ा और है कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरह से इंडिया का कहना है कि आप बीचों बीच डिवाइड कीजिए थालवेक प्रिंसिपल के हिसाब से, और जो वेस्टर्न पार्ट होगा वो पाकिस्तान में जाएगा और ईस्टर्न पार्ट होगा इंडिया में जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि क्योंकि ये वाटर बॉडी नहीं है तो थालवेक प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। ठीक समझ आया। पाकिस्तान आर्ग्यू दैट द रन ऑफ कच्छ एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स, ओके, सो द बाउंड्री शुड फॉलो द मीडियन लाइन ऑफ द क्रीक। नेचुरल बैरियर्स क्या होता है, मीन्स लैंड वाला एरिया जो है, तो लैंड वाला एरिया को डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए एक्चुअली ये जो मीडियन लाइन ऑफ कहाँ है, मीडियन लाइन ऑफ क्रीक है या तो थालवेक प्रिंसिपल है, सब जो है अनक्लोज एक एजेंसी है इंडिया क्या इंटरनेशनल एजेंसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ठीक, मतलब सी में वाटर बॉडी पे जितने भी लॉ अभी काम कर रहे हैं है ना, किसका वाटर बॉडी कितना दूर तक है ना, इंडिया का वाटर बॉडी कहाँ तक है, ये सब इसके अंडर आता है। और ये जो है इस प्रिंसिपल को मीडियन लाइन ऑफ क्रीक, मीडियन लाइन प्रिंसिपल और थालवेक प्रिंसिपल दोनों को रिकमेंड करता है अनक्लोज। ठीक है, तो इस बेसिस पे पाकिस्तान बोल रहा है कि मीडियन लाइन प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए और इंडिया बोल रहा है कि थालवेक प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, नॉर्दर्न बाउंड्री क्लेम पाकिस्तान असर्ट दैट 24th पैरेलल शुड डिफाइन द नॉर्दर्न बाउंड्री इन रन ऑफ कच्छ। 24th पैरेलल क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया का जो एरिया है ये वाला ऐसा है कुछ, और यहाँ से कहाँ से, यहाँ से 23.5 डिग्री पार कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेंज पार कर रहा है। 23.5 डिग्री से जस्ट ऊपर जाओ है ना, यहाँ पे 1.5 डिग्री, आधा डिग्री, तो ये 24 डिग्री होगा। तो यही बोल रही है 24 डिग्री पैरेलल जो है, 24 डिग्री पैरेलल मीन्स व्हाट, 24 डिग्री लैटिट्यूड पैरेलल का बात करें। ठीक है, तो बोल रहा है 24 डिग्री पैरेलल को खींचिए और उसके नॉर्थ में जो एरिया आएगा वो पाकिस्तान का पार्ट रहेगा और साउथ वाला जो एरिया रहेगा वो इंडिया का पार्ट होगा। मतलब वो कच्छ रीजन को बोल रहा है कि कच्छ रीजन का कुछ एरिया हमारे पार्ट में आना चाहिए, जैसा कि उस डिस्प्यूट में बोला था कि 90% ऑफ एरिया बिलोंग्स टू इंडिया। तो उसको रिजोल्व करने के लिए बोल रहा है कि 24th लाइन पैरेलल के हिसाब से डिस्प्यूट रिजोल्व करना चाहिए। समझ में आया। पोटेंशियली गिविंग पाकिस्तान एक्सेस टू अराउंड 3500 स्क्वायर माइल्स टू टेरिटरी, पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब समझ रहे हो कि यदि 24th पैरेलल खींचते हैं तो कितना एरिया पाकिस्तान को जा रहा है, 3500 माइल एरिया, स्क्वायर माइल। तो मतलब डिस्प्यूट को और बड़ा, मतलब वो ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया का क्या है, और ये मीडियन लाइन प्रिंसिपल क्या है ये लोग देख लेते हैं। तो मान लो कि ये बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री दो स्टेट का, और ये वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी में ये बोलेगा हमारा यहाँ तक है, ये भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है हमारा इधर तक है। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस लेते हैं दोनों तरफ से, जैसे यहाँ से लिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों बराबर है ना, फिर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो दोनों एरिया से देख रहे हो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस लेते हैं और एक लाइन खींचते हैं जहाँ पे वो डिस्टेंस मिलता है। तो देखो यहाँ मिला, ऐसा एक लाइन खींचे, फिर लाइन खींचे, फिर लाइन खींचे, और ये एक बाउंड्री बन गया। तो मतलब ये बाउंड्री जो बना है ये क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब इसके ऊपर स्टेट ए का कब्जा रहेगा है ना, और इसके नीचे स्टेट बी का। इसको बोलते हैं मीडियन लाइन प्रिंसिपल। क्लियर। यही धार्मिक प्रिंसिपल नहीं, थालवेक अलग है, ये बोलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि आप मीडियन लाइन प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। इंडिया बोल रहा है हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, थालवेक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। थालवेक प्रिंसिपल क्या है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो वो था पोजीशन पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का जो मानना था। इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया बोल रहा है कि 1819 में जो ट्रीटी हुआ है, द 1819 ट्रीटी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कच्छ रूलर्स एस्टेब्लिश द कच्छ बाउंड्री है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और कच्छ का जो उस समय का रूलर था उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो ऑलरेडी उस डिस्प्यूट को सुलझा चुका है। दूसरा क्या बोल रहे, नेचर ऑफ रन,
इंडिया कंसिडर रन ऑफ कच्छ एज अ लैंड नॉट ए वाटर बॉडी, सो इट शुड नॉट बी डिवाइडेड यूजिंग द मीडियन लाइन प्रिंसिपल। समझ में आया? अब वो बोल रहा है मीडियन लाइन प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, तो मीडियन लाइन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि मीडियन लाइन प्रिंसिपल तब ना फॉलो होगा जब वहाँ वाटर बॉडी है, और रन ऑफ कच्छ में तो वाटर बॉडी है ही नहीं। रन ऑफ कच्छ क्या है? दलदल भूमि है, तो वहाँ पे मीडियन लाइन प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं होता है। दूसरा बोल रहा है कि और इंडिया का क्या कह रहा है कि मैप्स प्रिपेयर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया यूज्ड फॉर डिकेड्स एंड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटी सो द मिड लाइन ऑफ सर क्रीक एज द बाउंड्री, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम है कि जो भी हम लोग मैप बनाए हैं पहले, है ना, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैप बनाया गया उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है, और उस मैप में क्या कह रहा है? सर क्रीक से के बीच से जो लाइन जा रहा है उसको एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो बीच से लाइन गया है, रेड लाइन, उसको एक्सेप्ट किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि आप भी एक्सेप्ट कीजिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय एक्सेप्ट कर रही थी और सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, आप क्यों नहीं कर रहे? नेक्स्ट, द बाउंड्री शुड फॉलो द मिड चैनल ऑफ द क्रीक इन लाइन विद द थालवेग प्रिंसिपल। गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि मिड चैनल, जो क्रीक का मिड चैनल है, वहां से डिसाइड होगा बाउंड्री, किस प्रिंसिपल पे? थालवेग प्रिंसिपल पे। तो थालवेग प्रिंसिपल क्या है? जैसे मान लो एक रिवर है ना, पहले देख लेते हैं। थालवेग प्रिंसिपल क्या है? नेविगेबल रिवर में थालवेग प्रिंसिपल काम करता है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है अवेलेबल, ठीक है। और क्रीक, द इंटरनेशनल बाउंड्री ड्रॉन अलोंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेन चैनल। मान लो ये रिवर है और ये ब्लैक कलर जो जा रहा है ये इस पूरे रिवर का डीपेस्ट पॉइंट है। बीच में डीपेस्ट पॉइंट होगा किसी भी रिवर का, मान लो इतना चौड़ा रिवर है तो बीच में डीपेस्ट पॉइंट होगा, और जहाँ जहाँ डीपेस्ट पॉइंट जा रहा है ना, उसको बोलते हैं थालवेग। तो ये ब्लैक कलर जो लाइन है, ये क्या है? इस रिवर का थालवेग है, मतलब डीपेस्ट पॉइंट को मिलाते जाओ हर जगह, है ना। तो हर जगह डीपेस्ट पॉइंट को मिलाया गया है, समझ गया? तो डीपेस्ट पॉइंट जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वो थालवेग है, और जहाँ जहाँ से गुजरेगा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो बाउंड्री लाइन होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। समझ में आया थालवेग? समझ में आया? चलो तो अभी तक ना पाकिस्तान मान रहा है थालवेग प्रिंसिपल, ना इंडिया मान रहा है उसका प्रिंसिपल, है ना। तो अभी तक क्या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप लिए इसको रिजॉल्व करने का के लिए? तो सबसे पहले शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। कब? 71 वार के बाद, है ना। 71 वार में क्या हुआ था? बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से। तो आफ्टर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश समझौता हुआ 1972 में शिमला में, जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट इन 1972। और उसमें क्या बोला गया था कि जो भी दो देशों के बीच में डिस्प्यूट होगा बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, मीन्स थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा, यही हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ? बायलैटरल टॉक्स हुआ बिटवीन 1989 टू 2012 तक, जो कि इनिशिएट हुआ था इन इस्लामाबाद, फॉलोड बाय मल्टीपल राउंड इन रावलपिंडी एंड न्यू दिल्ली। नो कंसेंसस वाज रीच्ड। सारा डिस्कशन हुआ लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाया दोनों कंट्री के बीच में। फिर एक वर्किंग ग्रुप ऑन सर क्रीक फॉर्म किया गया, है ना, वर्किंग ग्रुप बनाया गया उसी पे इन 1998 फॉर्म टू एड्रेस द टेक्निकल एंड बाउंड्री इशूज, बट इंडिया रिजेक्टेड द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। पाकिस्तान चाहता था थर्ड पार्टी हो, इंटरवीन करे, लेकिन इंडिया बोला कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को रिजेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट, है ना, 1972। उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया 2007 में। बोथ नेशन कंडक्टेड जॉइंट सर्वे एंड शेयर्ड डेटा टू मैप द क्रीक शिफ्टिंग चैनल। शिफ्टिंग चैनल मीन्स जैसे हम लोग पढ़े हैं कि रिवर का चैनल भी शिफ्ट होता है, जैसे कोसी का चैनल शिफ्ट हो जाता है ना, तो क्रीक में भी क्रीक क्या है, उसका भी चैनल शिफ्ट हो सकता है। कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस 2015 के बाद फिर से डायलॉग स्टार्ट हुआ, लेकिन बीच में पठानकोट वाला इशू हुआ, है ना। तो 2016 पठानकोट टेरर अटैक के बाद ये डायलॉग भी बंद हो गया। क्लियर? मतलब अभी डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है, वो कितना दिन तक चलता है देखेंगे। चलो, बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो गया? तो सीधे 3 पे आते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 3 पे। बोल रहा है पाकिस्तान क्लेम्स द इंटायर सर क्रीक बिलोंग टू सिंध। यहाँ तक तो सही है ना।
arguing that the creek is non navigable and the boundary should follow the 24th parallel, ये सही है या गलत है? 24th पैरेलल का बात कर रहा हूँ, कच्छ वाला रीजन है। कच्छ का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वहां बोल रहा है कि 24th पैरेलल के नॉर्थ में जो इशू हिस्सा आएगा वो पाकिस्तान को जाएगा और साउथ में इंडिया को। और सर क्रिक के लिए वो कौन सा प्रिंसिपल बताया था जिसका अगेंस्ट में इंडिया बोला? थालवेग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल था? हाँ, इक्वल डिस्टेंट वाला जो था। तो ये है मीडियन लाइन प्रिंसिपल। तो ये इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है ना। ये सर क्रिक के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे होगा हाँ रन ऑफ कच्छ। तो ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वी विल मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। सबको समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? चलो कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, करंट अफेयर से रिवीजन होता रहता है।